हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद भानु। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने आपके लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया है और डेली आपको सुबह 7 बजे मिला करेगा इसी चैनल पर। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जैसे ही आपकी क्लास आती है आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाया करेगा। अब देखिए, टारगेट है हमारा 2000 क्वेश्चन। हिंदी में मैंने आपके लिए 2000 क्वेश्चन बना करके रखे हैं। इसी तरह से उसमें पैसेज भी होगा जो आपका गद्यांश होता है। हर तरह का क्वेश्चन उसमें आपको मिलेगा, एक गद्यांश और कुछ क्वेश्चन, यानी कि एक प्रैक्टिस सेट में हम 25 क्वेश्चन डेली के कवर करेंगे। जिस भी एग्ज़ाम में आपकी हिंदी आती है, चाहे वो वीडियो हो, वीडियो री एग्ज़ाम होगा आपका उसके लिए, या आपका बीएसएफ हेड कांस्टेबल हो, किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें भी आपकी हिंदी आती है उसके लिए आप प्रैक्टिस सेट को अटेंड कर सकते हैं। एक और बात, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से जा कर के आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से भी आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से अपनी क्लास को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपके पास हमारे नोटिफिकेशन पहुँचते रहें। इस क्लास में हम सबसे अलग करेंगे, कहने को ये हमारा प्रैक्टिस सेट रहेगा, लेकिन दोस्तों इसमें प्रत्येक ऑप्शन को डिफाइन करते हुए चलूँगा मैं आपके लिए, जिससे आपको सारे विकल्प जो हैं विकल्प का भी पता चल जाए कि इसका आंसर, मान लीजिए किसी क्वेश्चन का आंसर डी है तो उसका सी ऑप्शन क्या है, उसके बी ऑप्शन क्या है, या डी ऑप्शन ही क्यों है, बाकी के क्यों नहीं है। जो भी आपके कन्फ्यूज़न होंगे वो सारे के सारे हम यहाँ पर लेकर के चलेंगे। पहले हमारा गद्यांश है, तो मैं बता दूं आपको कि आपको गद्यांश कैसे करना है। गद्यांश जब भी आपको पैसेज आपके एग्ज़ाम में देखने को मिले तो सबसे पहले आपको क्वेश्चंस पढ़ लेने हैं कि हमसे क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए हैं। उसके बाद अपना गद्यांश पढ़ना है, जिससे आपको पता रहे कि हमारा क्वेश्चन क्या है, और गद्यांश में जहाँ आपको आपके क्वेश्चन से रिलेटेड मिलता है वहाँ पर आपको अंडरलाइन कर देना है। इसी तरह से आपको अपना प्रत्येक गद्यांश को या प्रत्येक एग्ज़ाम में इसी तरह से करना है। तो चलिए पहले मैं आपको गद्यांश पढ़ के दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो मैं आपको समझा के करा दूंगा, लेकिन एग्ज़ाम में आपको इसी तरीके से करना है जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। पहला आ जाता है हमारा, जनता के साहित्य का अर्थ जनता को तुरंत ही समझ में आने वाले साहित्य से हरगिज़ नहीं है। कहने का मतलब है जनता के साहित्य का जो अर्थ है वो आसानी से समझ नहीं आता है। अगर ऐसा होता तो मतलब कि अगर आसानी से समझ आ जाता तो किस्सा, तोता मैना और नौटंकी ही साहित्य के प्रधान रूप होते। अगर साहित्य का अर्थ आसानी से समझ आ जाता तो क्या होता, जो तोता मैना का किस्सा है और जो नौटंकी है वो साहित्य के प्रधान यानी कि सर्वोत्तम रूप होते। साहित्य के अंदर सांस्कृतिक भाव होते हैं। सांस्कृतिक भावों को पाने के लिए बुलंदी, बारीकी और खूबसूरती को पाने के लिए, उस असलियत को पाने के लिए जिसका नक्शा साहित्य में रहता है, सुनने या पढ़ने की कुछ स्थिति अपेक्षित होती है। वह स्थिति है उसके शिक्षा, उसके मन के सांस्कृतिक परिष्कार, जबकि साहित्य का उद्देश्य सांस्कृतिक परिष्कार है, मानसिक परिष्कार है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा, बाकी क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो आपका गद्यांश होता है उसमें सबसे हार्ड और जो कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन होता है वो होता है आपका शीर्षक का। और ये हम क्वेश्चन अक्सर गलत कर लेते हैं, क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न रह जाता है, हम एक्यूरेट नहीं बता सकते कि हमारा क्या आंसर होने वाला है। तो चलिए ऑप्शन की तरफ चलते हैं। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो सबसे पहला हमारा ऑप्शन आ जाता है नौटंकी साहित्य प्रधान। तो क्या ये हमारा शीर्षक हो सकता है? शीर्षक का मतलब ये है कि इस जो हमने गद्यांश पढ़ा है तो इसका जो चैप्टर होगा उस चैप्टर को क्या नाम दे। तो आप नौटंकी साहित्य प्रधान दोगे, सांस्कृतिक भाव दोगे, या जनता के साहित्य का अर्थ, या फिर मानसिक परिष्कार। तो जब भी आपसे शीर्षक पूछे तो आपको जो गद्यांश दिया हुआ है उसको ध्यान से पढ़ना है। और आपको देखिए एक हिंट दे देता हूँ कि आपको सिलेक्ट करना है या तो अर्थ से, अगर आप अर्थ समझते हो तो किस बारे में बात की जा रही है, या फिर आपको देखना है कि किस टॉपिक पर इन चार में से जो ऑप्शन है आपके किसके बारे में सबसे ज़्यादा बातें की गई हैं। तो आपने देखा होगा जो आपके साहित्य का अर्थ है उसी के बारे में सारी की सारी बातें की गई थी।
कि जनता के साहित्य का अर्थ क्या होता है, अगर ये आसान होता तो क्या होता, ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। तो सबसे ज़्यादा जो बात की गई है, जो हमारा फोकस किया गया है जनता के साहित्य के अर्थ पर, तो हमारा कौन सा हो जाएगा उचित शीर्षक, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2, और यहाँ पर आपको बताना है साहित्य के अंदर क्या होता है। साहित्य के अंदर सांस्कृतिक भाव निहित होते हैं, खूबसूरती निहित होती है, या मानसिक परिष्कार निहित होता है। तो आपका राइट आंसर होगा सांस्कृतिक भाव निहित होते हैं। साहित्य के अंदर क्या होगा, सांस्कृतिक भाव। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों, जनता के साहित्य का क्या अर्थ है। सांस्कृतिक भावों को पाने की सूक्ष्म पहचान, सांस्कृतिक परिष्कार की स्थिति को प्राप्त करने वाला साहित्य, मानसिक परिष्कार की स्थिति को प्राप्त करने वाला साहित्य। तो जनता के साहित्य का अर्थ क्या है, सांस्कृतिक भावों को पाने की सूक्ष्म पहचान, परिष्कार की स्थिति, जो सांस्कृतिक परिष्कार है उसकी स्थिति को प्राप्त करने वाला साहित्य है, और मानसिक परिष्कार की स्थिति को प्राप्त करने वाला साहित्य। सांस्कृतिक परिष्कार भी है और आपका मानसिक परिष्कार भी है। तो इस तरह से आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि ये सारे के सारे हमारे करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4। बताना है साहित्य का क्या उद्देश्य है। तुरंत समझ आ जाना, ये साहित्य का उद्देश्य है। सांस्कृतिक और मानसिक परिष्कार है या शिक्षा। तो आप बोलोगे कि अगर साहित्य का अर्थ जो आपको बताया था कि इसका उद्देश्य तुरंत समझ आ जाए, तो ये तो नौटंकी जैसा हो जाएगा। तो ये भी गलत है, शिक्षा गलत है, इनमें से कोई नहीं। ये है आपका सांस्कृतिक और मानसिक परिष्कार। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर 5 की हम बात करें दोस्तों, सांस्कृतिक भावों को ग्रहण करने के लिए क्या जरूरी है। सुनने वाले की शिक्षा जरूरी है, सुनने वाले के सांस्कृतिक परिष्कार जरूरी है, या सुनने वाले के मानसिक परिष्कार। तो आप बोलोगे मानसिक परिष्कार भी जरूरी है और सांस्कृतिक परिष्कार भी जरूरी है। जब 2 हो गए तो अब हमारा ऑप्शन डी सिलेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी, क्योंकि सुनने वाले की शिक्षा भी जरूरी है। सांस्कृतिक भावों को ग्रहण करने के लिए, जब आपको सांस्कृतिक भाव ग्रहण करने होंगे तो आपका शिक्षित होना भी आवश्यक है, जो आपके सांस्कृतिक परिष्कार हैं वो भी, और साथ ही साथ आपके मानसिक भी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन 6 से 10, जो हमारा 6 से 10 क्वेश्चन है, फिर से हमारा गद्यांश ही है। एक ये काव्यांश है, पहले गद्यांश था, तो इसको हम अगले प्रैक्टिस सेट में कवर करेंगे। अब चलते हैं हम 11वें क्वेश्चन पर। 11वां क्वेश्चन हमारा क्या है, 10 तक तो हमारा दोस्तों वो है काव्यांश, और 5 तक था हमारा गद्यांश। अगला क्वेश्चन हमारा है अत्युच्च। अत्युच्च में शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है। उपसर्ग आप कैसे निकालते हो। अब देखिए यहाँ पर आ जाएगा आपका अति प्लस के उच्च। अब आपसे पूछ सकता है कि इसमें संधि कौन सी है, तो आप बोलोगे ई प्लस के ऊ मिलकर क्या बनाते हैं, ई का क्या हो जाता है ये, और ये कौन सी संधि होगी, यण संधि। तो संधि भी आपको पता होनी चाहिए बहुत अच्छे से। कुछ संधियाँ इंपॉर्टेंट मैंने आपको करा रखी हैं, वो आप जा करके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको हिंदी टॉपिक वाइज, वहाँ पर जितने भी हमने हिंदी से रिलेटेड टॉपिक कराए हैं आपको सब मिल जाएंगे। वहाँ पर आपको अलंकार वगैरह बहुत सारी चीज़ें, रचनाएं भी आपको करा रखी हैं, एक बार जा करके जरूर देख लेना। तो देखिए अब हमको पता है कि अति उच्च में हमारा उपसर्ग क्या है, अति। उपसर्ग जो हमारे मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़े, मूल शब्द का प्रारंभ ये हो गया, और प्रत्यय होते हैं मूल शब्द के अंत में, या आपसे ऐसे पूछ लेगा मूल शब्द के आदि में और मूल शब्द के अंत में। ठीक है, तो हमारा उपसर्ग क्या हो गया, अति। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस में उर्दू का उपसर्ग है। अब आपको देखिए इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग 2-3 चीज़ें और बता देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हिंदी के उपसर्ग कितने हैं, आपको पता होना चाहिए कि संस्कृत के उपसर्ग कितने हैं। इन दो के आपको 100% पता होने चाहिए हमारे उपसर्ग कितने हैं, और आपको पहचान भी होनी चाहिए। अब जैसे यहाँ पर पूछा है, देखिए क्वेश्चन आसान है, अगर आप इनको देखते हो तो आप आसानी से समझ जाओगे। अनुज, क्या अनुज में कोई उपसर्ग निकलेगा, तो ना ही आप इसमें अन निकाल सकते हो, ना ही इसमें आप ए निकाल सकते हो, तो इसमें उपसर्ग आपका नहीं निकलेगा। अभ्यागत में अगर आपसे बात करें तो इसमें निकाल दोगे आप अभी प्लस के आगत। अपवित्र की बात करें तो ए प्लस के पवित्र हो जाएगा आपका, इसमें ए उपसर्ग हो जाएगा। अगर हम बात करें बदनाम तो इसमें हो जाएगा बद प्लस के नाम, तो ये क्या हो गया, बदनाम। और बद कैसा है आपका,
उर्दू का उपसर्ग है। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 13, और यहाँ पर आपको बताना है कि आइन प्रत्यय लगाकर बनाया गया शब्द। अब देखिए उपसर्ग आपको बता दिया, प्रत्यय आपको पता चल जाएगा, प्रत्यय क्या होते हैं हमारे, तो प्रत्यय। अब देखिए जैसे तेलिन, तो तेलिन में क्या निकलेगा, तेल प्लस के आप इसमें निकाल दोगे इन, तो इसमें कौन सा उपसर्ग हुआ, इन, लेकिन हमसे पूछा क्या है, आइन। धोबिन में अगर हम निकालते हैं तो इसमें निकलेगा हमारा धोबी प्लस के इन, धोबिन। सुनारिन में भी इन प्रत्यय निकलेगा, लेकिन ओझाइन में निकलेगा हमारा आइन प्रत्यय। अगला क्वेश्चन आता है हमारा बंदरिया। बंदरिया शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, तो बंदरिया में हो जाएगा बंदर प्लस के या। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, बंदर प्लस के या, तो इका इत ई, कोई सा नहीं होगा, ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पर हमको बताना है कि पुत्री का विवाह करके अजय के माता पिता आज गंगा नहा लिए, रेखांकित मुहावरे का अर्थ। अब आप बोलोगे कि रेखांकित तो इसमें है ही नहीं, तो ये है आपका रेखांकित। गंगा नहा लिए, तो गंगा नहा लिए का क्या अर्थ होता है, कार्य से निवृत्त हो जाना, पवित्र हो जाना, या तीर्थ के लिए जाना, या इनमें से कोई नहीं। तो आप बोलोगे कार्य से निवृत्त हो जाना, यानी कि कोई कार्य पूर्ण कर देना, तो वो हो जाता है कार्य से निवृत्त हो जाना। अगला क्वेश्चन है 16 और बहुत आसान है, ईद का चांद होना। मुहावरे का सही अर्थ क्या है, ईद का चांद होना, ईद के दिन दिखाई देना, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ईद के चांद होने का मतलब होता है बहुत दिनों बाद दिखाई पड़ना। क्या होता है, बहुत दिनों बाद मिलना या बहुत दिनों बाद दिखाई देना। बहुत सुंदर होना, तो आप बोलोगे ये भी नहीं होगा। दर्शन दुर्लभ होना, जब कोई बहुत दिन बाद मिलता है तो उसे बोलते हैं कि तुम्हारे तो दर्शन दुर्लभ हो गए, दिखाई नहीं देते इस तरह से, या ईद का चांद। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट। ए और बी कट गए हैं, तो डी हमारा हो नहीं सकता। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 17, माथा ठोक लेना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। पीड़ा होने पर सिर पकड़कर बैठना, बिल्कुल नहीं होगा। दुर्घटना की आशंका, बिल्कुल नहीं। दीनतापूर्वक कार्य करना, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन डी बचता है बदकिस्मती के कारण दुखी होना, यानी कि जब आपको कोई काम खराब हो जाता तो आप माथे पर हाथ मारते हो, तो वही होता है हमारा माथा ठोक लेना, यानी कि बदकिस्मती के कारण दुखी होना। अगला क्वेश्चन आता है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग करें। चोरी छिपे और चुंगी शुल्क आदि दिए बिना माल बेचने वाला, तो वो होता है आपका तस्कर, मौसाक, तमीज और चोर। इन तीनों में से कोई सा नहीं होगा। शुल्क आदि की अगर हम संधि विच्छेद करें तो ये हो जाएगा हमारा शुल्क प्लस के आदि। अब आपको बताना है कि इसमें कौन सी संधि है। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि इसमें कौन सी संधि है, जिससे कि आप मुझे पता चल सके कि आपका संधि वाला चैप्टर कितना क्लियर है। अगला क्वेश्चन है 19, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए। तो एक शब्द के लिए किसी सत्ता के विरुद्ध अपना सत्य मनवाने के लिए किया गया आंदोलनात्मक आग्रह। तो सत्य के लिए आग्रह क्या होता है, सत्याग्रह। आंदोलन आप किसी भी चीज़ के लिए कर सकते हो, कोई सत्य बात है या कोई काम आपका खराब हो गया है, और जैसे कि मान लीजिए कि आपकी ज़मीन हड़प ली है किसी ने, यानी सरकार ने, तो आप उसमें आंदोलन कर सकते हो। जैसे कि आपने देखा होगा स्वतंत्रता संग्राम के लिए आंदोलन हुए थे। हड़ताल, जो आप भूख हड़ताल पर बैठ जाते हो अपनी बात मनवाने के लिए, चाहे वो सत्य हो चाहे असत्य, अपरिग्रह, यह आपको पता ही है। तो ना ही डी, ना ही बी और ना ही सी, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 20, और यहाँ पर आपको बताना है कौन सा छंद है। हालांकि आप इसको पढ़ते ही बता दोगे कौन सा छंद है, जैसे कि रावणु रथी बिरथ रघुबीरा, देखी विभीषण बहु अधीरा। तो ये होता है हमारा चौपाई। चौपाई है, आगे भी आप पढ़ सकते हो। अधिक प्रीति मन भा संदेहा, बंदी चरण के सहित स्नेहा। अब देखिए सबसे आसान तरीका होता है छंद पहचानने का कि उस पर मात्रा लगा करके देख लीजिए। जैसे कि 2 और 1 3, यहाँ पर 1 लगेगी, छोटे ऊ की मात्रा 1 लगती है, एक ए की मात्रा भी आपकी 1 ही लगती है, यहाँ पर आपकी 1 लग जाएगी, तो मात्रा हो गई 4।
5 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि 16। और आपके चौपाई में कितनी होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। आगे भी देख लीजिए, 1 2 3 2 5 6 7 8 9, ये होगा 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 मात्राएं हैं, तो आपका क्या हो गया? चौपाई छंद। सोरठे की आपको याद कर लेनी है, रोला बरबा, इन सब की आपको मात्राएं अगर याद हैं तो आप कोई सा भी छंद कर सकते हो। छंद आपको पढ़ाए हैं, जा करके देख सकते हो बहुत आसानी से, और एक ही क्लास में आपको छंद याद करा दिए हैं। पहचान और मात्राएं सब कुछ आपको मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। अगला हमारा है 21 क्वेश्चन। बताना है कि इन पंक्तियों में कौन सा छंद है। पहले भी हमने छंद देखा और इस बार भी हमारा छंद ही है। नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल। इतने से ही आपको समझ जाना चाहिए था कौन सा छंद है, तो आप बोलोगे दोहा है। अब कैसे है? मात्रा लगा करके देख लीजिए। दोहे में कितनी मात्राएं होती हैं? पहले और तीसरे चरण में 13 और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं। दोहे का उल्टा होता है सोरठा, पहले और तीसरे में 11, दूसरे और चौथे में 13। मात्राएं हैं 1 2 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 और 1 13, पूरी 13। अगले में है 1 2 3 2 5 6 7 8 9 10 और 1 11। तो हो गई 13 11, और 13 11 से हमारा क्या बनता है? दोहा। तो इतनी ही आसानी से आप अपने क्वेश्चन को कर सकते हो। अगला है क्वेश्चन नंबर 22, और इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, और बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि जब कोई आप आवेदन पत्र लिखते हैं तो उस समय दिनांक लिखने का आपका सही तरीका क्या होता है, सही फॉर्मेट। आप ऐसे लिखते हो हिंदी में 4 सितंबर 2016, तो आप बोलोगे ऐसा तो हम कहीं नहीं लिखते। 4 सितंबर 2016, तो आप बोलोगे कि हाँ हम ऐसा लिख देते हैं, लेकिन आवेदन पत्र करते समय ये आपकी ऑफिशियल चीज़ होती है, तो वहाँ पर भी आपका ऐसा नहीं लिखा जाता। आप अपनी नोटबुक वगैरह में ऐसे लिख सकते हैं। तो जो सही फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो ये होता है सी वाला, 4/9/2016, और आपका डी भी गलत है, 4 सितंबर 2016 बिल्कुल गलत। तो सी वाला फॉर्मेट आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब देख सकते हैं कि कितना आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 23, और यहाँ पर हमको बताना है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी? उत्थान, ईर्षा, इच्छा या अंतर्निहित। तो आपको पता होना चाहिए, उत्थान में आधा तय बनता है, उत्थान लिखा जाता है ऐसे। ईर्षा कैसे लिखा जाता है? तो ईर्ष्या लिखा जाता है, ना कि ईर्षा। और अगर बात करें इच्छा की, तो इच्छा में बड़ी ई बनती है, ना कि छोटी। तो हमारा एक सही है, ऑप्शन डी। अब मैंने आपको ये भी बता दिया है, इसी की मैं बात कर रहा था आपसे, कि हम अपने सारे विकल्प पर बात करेंगे, जो भी हमारे चर्चा करने लायक क्वेश्चन है उनके सभी विकल्प पर। अब देखिए, हमको पता होना चाहिए कि इसमें क्या गलती है। अगर उत्थान गलत है तो क्यों गलत है, और इसका सही रूप क्या है, तो वो सारी चीज़ें भी मैं आपको कराते हुए चलूँगा। अगले की अगर हम बात करें, पहले हमको शुद्ध वर्तनी बतानी थी, यानी कि 3 ऑप्शन गलत थे। आपको अशुद्ध बतानी है, तो कहने का मतलब है कि आपका एक गलत है, 3 सही हैं। अधिनियम, तो अधिनियम हमारा सही है, तो आप बोलोगे बिल्कुल करेक्ट है। उन्मुख की बात की जाए तो उन्मुख भी बिल्कुल सही है, उन्मुख का विलोम होता है विमुख। ठीक है। आघूर्ण, आघूर्ण क्या होता है? जैसे आपने साइंस में पढ़ा होगा बल आघूर्ण, तो ये वो होता है आपका घूर्णन वाली चीज़। तो यानी आघूर्ण भी आपका सही है, लेकिन अगर हम बात करें औसत की, तो औसत पे लगती है दोस्तों हमारी डबल मात्रा, तो इसमें एक मात्रा कम है। तो हमारा ऑप्शन डी ही गलत है, और सही रूप भी हमने आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 25। बताना है कि आज भी भारत में श्रवण कुमार पैदा होते हैं। वाक्यांश में रेखांकित शब्द में संज्ञा कौन सी होगी? तो भारत में श्रवण कुमार पैदा होते हैं, तो ये आपका क्या है? तो आपने देखा होगा इंग्लिश में अगर हम बात करें, तो आप प्रॉपर नाउन को क्या बना देते हो? प्रॉपर नाउन को बना देते हैं हम कॉमन नाउन। जैसे कि यहाँ पर हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? किसी का नाम, नाम होता है किसी का भी, किसी भी व्यक्ति का नाम, जिससे आप पता चल सके कि सटीक हमारी चीज़ क्या है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी भी इंसान का नाम आता है। जातिवाचक संज्ञा में क्या आता है? कि जिससे हमें उसकी जाति का पता चल सके, जैसे कि गाय, ठीक है, आम, ये क्या है? हमारी जातिवाचक संज्ञा है। तो हमने व्यक्ति, और श्रवण कुमार क्या है? श्रवण कुमार है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो हमने इसको कैसे यूज किया?
इसको एक जाति के रूप में भी प्रयोग किया। अब वो कैसे कि भारत में श्रवण कुमार पैदा हैं, तो श्रवण कुमार भारत आज भी भारत में श्रवण कुमार पैदा होते हैं। तो श्रवण कुमार के गुणों को बताया जा रहा है कि जो गुण मतलब अपने माता पिता के लिए श्रवण कुमार का प्रेम भाव था, तो उसके गुणों को बता रहे हैं। तो इसको हमने किस तौर पर यूज किया, जातिवाचक संज्ञा की। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। संकेत की कोई बात नहीं की गई, जो सो इस तरह से होता है संकेत। व्यक्तिवाचक संज्ञा हमारा श्रवण कुमार अगर होता कि श्रवण कुमार में कौन सी संज्ञा है, तो श्रवण कुमार में सिर्फ श्रवण कुमार में व्यक्तिवाचक हो जाती। और यहाँ पर बूझा है वाक्य में रेखांकित शब्द जो प्रयोग हुआ है श्रवण कुमार इसमें, तो यहाँ पर ये जाति के रूप में प्रयोग हुआ है, तो जातिवाचक संज्ञा होगी। और हमारा भाववाचक संज्ञा क्या होती है, किसी के गुण जो हमारी भावनाएं होती हैं, फीलिंग्स जो होती हैं, वो होती हैं हमारी भाववाचक संज्ञाएं। तो हमारा 25 क्वेश्चन पूरे कवर हो चुके हैं, ए भी नहीं होगा इसका। अगला क्वेश्चन है 26 और ये आपका कल के लिए है, फिर भी आपको इसका आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में। स्वतंत्र भारत की राष्ट्रलिपि है। आज आपके 2 क्वेश्चन हो गए। आपको एक तो बतानी है, हमने जो क्वेश्चन पूछा था कि आपके इत्यादि जो भी था वो क्वेश्चन, उसमें संधि कौन सी है। और एक है 26, इसका आंसर आपको कल मिल जाएगा। और इसी तरह से मैं आपको होमवर्क देता रहूँगा। आपको संधि और 26 का आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आपको क्वेश्चन समझ आए हैं और आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि सबको पता चले कि बीएसएफ हो या वीडियो हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, आप हिंदी के प्रैक्टिस सेट यहाँ से लगा सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।